वसुधा से मेरा परिचय सिर्फ 1 साल पुराना है, पर उनके प्रति मैं जो अपनापन महसूस करता हूँ, वह परिचय को भी अतीत में ढकेल देता है। आज वसुधा चली जा रही है। उनके पति बलवंत सिंह नौकरी से रिटायर हो गए हैं, इसीलिए अब वह अपने परिवार के साथ अपने शहर कोलकाता वापस जा रहे हैं। आज मैं उदास हूँ, उनसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही है कि उनसे जाकर मिलकर आऊं। उन्हें जाते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा, फिर भी इस जन्म में उनसे आखिरी बार मिलना तो जाना ही है। यही सोचता हुआ मैं उनकी घर की तरफ निकल पड़ा। मैं जितने कदम आगे को बढ़ाता था, मेरा अतीत मुझे उतना ही पीछे ले जाता था। आखिर मेरे सामने वह दिन आ ही गया जब मैं पहली बार सिंह साहब के घर गया था। वैसे मेरा श्रीमती सिंह से सीधा कोई परिचय नहीं था। मेरा परिचय तो उनके घर रहकर पढ़ने वाले उनके भतीजे विनय से था। मैं स्कूल में अध्यापक था, अतः विनय ने मुझे अपनी चाची के बच्चों को पढ़ाने के काम में लगा दिया था। इसी दौरान मैं उनके घर पहली बार गया था। दरवाज़ा विनय के चाचा यानी सिंह साहब ने खोला था। सामान्य कद, गोरा रंग, उम्र कोई 55 साल, सिर पर बचे आधे बाल जो कि सफ़ेद थे और आंखें ऐसी मानो मन के भीतर जाकर आपका एक्सरे उतार रही हो। विनय से अक्सर उसकी चाची की जो तारीफ मैंने सुनी थी, उससे अंदाज़ा लगाया था कि उसकी चाची बहुत ही प्यारी और ममतामयी महिला होंगी। सिंह साहब ने विनय के साथ साथ अपने बच्चों गौरव सौरभ को भी बुलाया। साथ में आई एक बहुत ही खूबसूरत महिला। विनय ने बताया कि यह उसकी चाची है। मैं चौंक पड़ा। मैं उन्हें ध्यान से देखा। लंबा कद, गोरा रंग, छरहरा बदन, आकर्षक चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और उम्र रही कोई होगी 30-32 साल। अगर विनय मुझे पहले न बताता तो मैं उन्हें सिंह साहब की बेटी ही समझता। पहली बार उन्हें देखकर उनके प्रति एक अजीब सी दया और सहानुभूति का भाव मेरे मन में उमड़ आया था। और उमड़ भी क्यों ना आता, 30 साल की खूबसूरत महिला को 55 साल के आदमी की पत्नी के रूप में देखना, इसके अलावा और क्या भाव ला सकता था। मुझे उनके बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। मैं हर दोपहर स्कूल के बाद उन्हें पढ़ाने के लिए जाने लगा था। उस समय सिंह साहब ऑफिस गए होते थे और विनय कॉलेज। बच्चों को पढ़ाते समय वह अक्सर मेरे लिए चाय नाश्ता दे जाया करती थी। पहली बार मैंने मना किया तो वह बोली थी, कॉलेज से सीधे यहाँ पढ़ाने आ जाते हो, भूख तो लग ही आती होगी, थोड़ा खा लोगे तो तुम्हारा भी मन पढ़ाने में ठीक से लगने लगेगा। मैंने फिर कभी उनका चाय नाश्ते के लिए प्रतिवाद नहीं किया था। श्रीमती सिंह बहुत ही स्नेही और लोकप्रिय महिला थी। मुझे उनके घर अक्सर उनकी कोई ना कोई पड़ोसिन बैठी मिलती थी। कभी किसी व्यंजन की रेसिपी लिखती तो कभी किसी नए व्यंजन चखती। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मुझे बार बार श्रीमती सिंह कहकर यह न याद दिलाया करो कि मैं बलवंत सिंह की पत्नी हूँ। तुम मुझे वसुधा कहकर बुला सकते हो। तब से मैं उन्हें वसुधा जी ही कहने लगा था। एक रोज़ मैंने उनसे पूछा, वसुधा जी, आपकी शादी आपसे दुगनी उम्र के इंसान से क्यों हुई? मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं झेप सा रह गया। वह बोली थी, ये शर्मिंदा होने की बात नहीं है, जो सच है वह सच है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला पोसा था। उन्होंने ही मेरी शादी सिंह साहब से तय की थी। उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अच्छी नौकरी में है, अच्छा घर है, पर यह नहीं देखा कि वह मुझसे उम्र में कितना बड़ा है। और तब मैं इतनी समझ भी नहीं रखती थी कि इसका विरोध कर सकूं। तुम यह भी कह सकते हो कि मुझ में विरोध कर सकने की हिम्मत ही नहीं थी। अपनी किस्मत समझकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। फिर जब मेरे जीवन में गौरव सौरभ आ गए तो लगा कि मुझे फिर से जीने का मकसद मिल गया है। और तब तो इतना समय बीत गया है कि मुझे लोगों की घूरती निगाहों, पीठ पीछे की कानाफूसी, इन सब की आदत हो गई है। हाँ, बुरा तब लगता है जब लोग मेरे और विनय के रिश्ते पर उंगलियां उठाते हैं। तुम ही कहो अभिजीत, क्या मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि अपने रिश्ते के बेटे के साथ बिस्तर पर सोने के लिए? छी, मुझे तो सोच कर भी शर्म आती है। फिर लोग कहते हुए क्यों नहीं झिझकते, तो क्या उनका चरित्र मुझसे भी गया बीता नहीं है? विनय को मैंने सदा अपने बड़े बेटा गौरव सौरभ का बड़ा भाई समझकर ही स्नेह दिया है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में छलक आई 2 बूंदों को मैंने देख लिया था।
जिसे वह जल्दी से छिपा गई थी। मैं जानता था कि उनकी कॉलोनी में श्रीमती सिंह और विनय को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती है। कोई कहता है उनका रिश्ता चाचा भतीजे से बढ़कर है, कोई कहता विनय उनका प्रेमी है और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध है। जितने मुंह उतनी बातें होती है। लोग मुझसे भी पूछते थे, तुमसे श्रीमती सिंह कैसा व्यवहार करती है? मैं झुंझला जाता था। कभी तो इतना गुस्सा आता था कि जी करता एक एक कर पीट डालूं, पर कभी कभी मैं खुद इन्हीं बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाता था। श्रीमती सिंह विनय को बहुत महत्व देती थी, हर एक बात पर उसकी राय लेती थी। कभी कभी तो सिंह साहब की बात को भी काट कर वह विनय की बात ही मानती थी। कभी कभी मैं सोचने लगता कि यह कैसा रिश्ता है उन दोनों का, पर फिर मुझे लगता कि अगर वसुधा सिंह 30 साल की न होकर 50 साल की होती और विनय से ऐसे ही बर्ताव करती तो शायद सब उन्हें ममतामयी माँ कहते, पर आज वह किसी और ही संबोधन से जानी जाती थी। आज मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मैंने वसुधा जी से कहा, मैं आज तक आपको सिर्फ पसंद करता था, पर अब मैं आपका आदर भी करने लगा हूँ। जो आपने किया वह करना सच में सबके बस की बात नहीं है। उस दिन मैंने एक नई वसुधा को जाना था, जो अकारण ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं उनके आकर्षण में खोने लगा था, जिसे मैं चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है, पर इससे मेरी भावनाओं के आवेगों में कोई कमी नहीं आ रही थी। वह मुझसे उम्र में 4-5 साल बड़ी थी, फिर भी मैं अपने आप को उनके बहुत ही करीब पाता था। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है। फिर अपनी ही सोच पर मुझे हंसी आ जाती और मैं इस विचार को अपने मन से परे ढकेल देता। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। शरद ऋतु के बाद अचानक ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। मैं बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था। उस दिन सिंह जी भी घर पर ही थे। वसुधा जी मुझे नाश्ता देने आई तो मैंने पाया कि उनके बालों से पानी टपक रहा था। वह शायद बाथरूम से नहाकर आई थी। भरी ठंड में शाम ढले उनका नहाना मुझे विचलित कर गया। मैं कुछ सोचता उससे पहले ही मेरे कानों में सिंह जी की आवाज़ पड़ी, इतनी ठंड में नहाए क्यों? वसुधा जी ने जवाब दिया, जो आग बुझा नहीं सकते उसे भड़काते ही क्यों हो? इस जलन को पानी से न बुझाऊं तो क्या करूं? सिंह जी ने क्या जवाब दिया मैं सुन नहीं पाया। शायद उन्होंने टेलीविज़न चला दिया था। अगले दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो गौरव सौरभ पड़ोस के घर खेलने गए हुए थे। वह मुझसे बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। वह जाने को मुड़ी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप बैठो ज़रा। फिर मैंने उन्हें बिठाकर पानी का गिलास थमाया, जिसे वह एक ही सांस में पी गई। मैंने उनसे पूछा, आप ठीक तो हैं वसुधा जी? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और यह आपके चेहरे पर चोट का निशान कैसे है? मेरी बातें सुनते ही वह फफक कर रो पड़ी। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, समझ नहीं पाया कि क्या करूं, उन्हें रोने दूं या चुप कराऊं। फिर कुछ पल रो लेने के बाद उनकी आंखों से बरसाती बादल खुद ही शांत हो गए। वह कुछ संयत होकर बोली, परेशान कर दिया ना तुम्हें? कैसी बातें कर रही है? मैंने कहा, आप बताएं, आप परेशान क्यों हैं? वह बुझे स्वर में बोली, तुम नहीं समझ पाओगे अभिजीत। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, वसुधा जी, मैंने कल आपकी और सिंह जी की सारी बातें सुन ली थी। वसुधा जी ने मुझे चौंक कर ऐसे देखा मानो मैंने उन्हें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वह एक बार फिर सिसक उठी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वसुधा जी, परेशान या दुखी होने की ज़रूरत नहीं, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। पर आपने बताया नहीं, यह चोट क्या आपको किसी ने मारा है? वसुधा जी ने व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा, सिंह साहब को लगता है कि पड़ोस में रहने वाले श्री कमलनाथ के साथ मेरा कुछ शारीरिक संबंध है। उनकी बातें सुनकर मैंने सिहर कर पूछा, वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वे कुछ भी सोच सकते हैं अभिजीत। किसी 56 साल के पुरुष की पत्नी अगर जवान हो तो वह उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। श्री कमलनाथ जी तो फिर भी ठीक हैं, वह तो दूध वाले तक के लिए मुझ पर शक करते हैं। वसुधा जी की बातें सुनकर मैं सिंह जी के प्रति घृणा से भर उठा। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? वह झुंझलाकर बोली, क्या समझाऊं और कब तक समझाऊं? हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं।
न जाने कितनी बार वे मेरे साथ संबंध बनाए हैं। सुहागरात से लेकर आज तक मैं उन्हें खुश करती आई हूँ। 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी वह मुझ पर शक करते हैं। मैं ही क्यों बार बार अपनी पवित्रता का सबूत दूँ? क्यों मैं ही अग्नि परीक्षा से गुजरूं? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? उनकी बातों ने मुझे झकझोर डाला था। मैं अब तक यही समझता था कि वह एक सुखी गृहस्थी की मालकिन है, पर आज जब मैंने उनकी हंसती हुई दुनिया को रोता हुआ सच देखा तो जाना कि वह कितनी अकेली और परेशान है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। गौरव सौरभ की परीक्षाएं हो चुकी थी और अब उन्हें मेरी ज़रूरत न थी। फिर भी मैं किसी न किसी बहाने वसुधा जी से मिलने चला ही जाता था। जब कभी विनय से मुलाकात होती तो वह कहता, आपको चाची जी पूछ रही थी। बस इतनी सी बात का सूत्र पकड़कर मैं उनके घर पहुंच जाता, पर मन में कहीं एक डर भी था कि कहीं मेरा अधिक आना जाना वसुधा जी के लिए कहीं किसी परेशानी का कारण ना बन जाए। फिर एक दिन मुझे विनय मिला। उसने मुझे बताया कि हम सब इस शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने शहर कोलकाता जा रहे हैं। मैं चौंक पड़ा। यह खबर मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित और तकलीफदेह थी। अतीत की पगडंडियों पर चलते चलते मैं वसुधा जी के दरवाजे तक पहुंच चुका था। हिम्मत कर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा वसुधा जी ने ही खोला। मुझे देखकर उनकी आंखों में एक अनोखी सी खुशी तैर गई थी, जिसे छिपाती हुई वह बोली, अभिजीत आओ आओ, मिल गई फुर्सत आने की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह शिकायत किस लिए? शिकायत तो मुझे करनी चाहिए थी कि आप जा रही हैं मुझे छोड़कर, मेरा मतलब हमारा शहर छोड़कर। अंदर घुसते ही मैंने देखा बैठक का सारा सामान खाली हो चुका था, सिर्फ दीवान पड़ा था। मैंने बैठते हुए कहा, सामान से खाली घर कैसा लगता है ना? ठीक वैसा ही जैसे भावनाओं और संवेदनाओं से खाली मन लगता है। वसुधा जी ने अर्थ भरे नयनों से देखते हुए कहा। बात की गंभीरता को कम करते हुए मैंने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? विनय बच्चों को लेकर आज ही गया था, थोड़ी पैकिंग बाकी है, जिसे पूरा कर मैं और सिंह जी भी निकल जाएंगे, वसुधा जी ने बताया। फिर कुछ रुककर अपने पैर के अंगूठे से फर्श कुरेदती हुई बोली, अच्छा हुआ अभिजीत जो तुम आज आ गए। बहुत इच्छा थी आखिरी बार तुमसे मिलने की। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्यों, कोई खास काम था क्या मुझसे? काम तो कुछ नहीं था, पर कुछ है जो तुम्हें बताना शेष रह गया था। न बताऊंगी तो जीवन भर मन ही मन उन्हें बातों से घुटती रहूंगी। तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ? डरती हूँ कि जिस आग को अब तक अपने मन में दबा कर रखा था वह मुझे ही न जला डाले। अभिजीत, मैं यह तो जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा था। अपने प्यार की स्वीकृति मिलते ही मेरा मन अचानक ही उनको अपनी बाहों में लेने को मचल उठा। मैंने तरल निगाहों से उनकी ओर देखा। वसुधा के होठ खामोश थे, पर उनमें उठता कंपन बता रहा था कि वे प्रतीक्षित हैं। मैं अपनी जगह से उठकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि उन्होंने कहा, अब तक तो सिंह जी को शक ही था, पर डरती हूँ कि मेरे मन में फूट आई तुम्हारे प्यार की आहट उनका शक यकीन में न बदल दे। इसीलिए यहाँ से पलायन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैं खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाऊँगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अब तक की सारी तपस्या और आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें यह सब बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि इस अनकहे प्यार का अंतर्दाह अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। इतना कहकर वह चुप हो मेरी ओर देखने लगी। उनकी बातें सुनकर मैं उनके पास गया और उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर माथा चूमकर बोला, आपका आत्मसम्मान और प्यार दोनों ही मेरे लिए पूजा करने के योग्य हैं। आपसे दूर होना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर शायद यही सही है। इस अंतर्दाह हमारी नियति है। इतना कहकर अभिजीत अपने होठों का स्पर्श उस पर अंकित किया और उसके आंखों से बादलों की बूंदें बिखेर कर वसुधा के मुंह को भिगो दिया। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कौन से प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।